आज हमारे सामने ना 23 मार्च 2026 दिन सोमवार के लिए जारी किया गया एक पूरा विस्तृत डिजिटल पंचांग और राशिफल है। अच्छा। देखने में ये एक साधारण सी भविष्यवाणियों की सूची लग सकती है किसी को भी। हाँ, अक्सर लगती ही है। लेकिन इसके पीछे समय और मनोविज्ञान और इंसान के व्यवहार का ना एक बहुत ही जटिल गणित छिपा हुआ है। बिल्कुल, और आज हमारा मिशन भी यही समझना है कि तारों और ग्रहों की ये जो प्राचीन गणनाएं हैं, जैसे शुभ मुहूर्त हो गया या राहु काल और राशियों का ये पूरा ताना बाना, हाँ, ये आज के इस तेज तर्रार और डेटा संचालित युग में आखिर क्या मायने रखता है? एकदम सही सवाल है। सुनने वालों के लिए मैं बता दूं कि चाहे कोई इस पर पूरा विश्वास करता हो या फिर इसे महज एक मनोवैज्ञानिक ढांचा ही मानता हो, आज के हमारे इस डीप डाइव में ना समय को देखने का एक ऐसा नजरिया सामने आने वाला है जो सोचने पर मजबूर कर देगा। बिल्कुल करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ब्रह्मांडीय कैलेंडर के अंदर चलते हैं। शुरुआत करते हैं 23 मार्च 2026 के बुनियादी सेटअप से। बताइए। स्रोत में कुछ बहुत ही भारी भरकम शब्द इस्तेमाल किए गए। लिखा है कि आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, सौभाग्य योग बन रहा है और करण बव है। हाँ, ये शब्द थोड़े आसान भाषा में समझ सकते हैं। इसे समझने के लिए ना हमें पंचांग को प्राचीन दुनिया का एक सुपर कंप्यूटर मानना होगा। अच्छा, सुपर कंप्यूटर। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ तारीख नहीं बताता, ये उस दिन के पूरे वातावरण का डेटा देता है। ओके। चलिए इसे डिकोड करते हैं। हाँ। सबसे पहले है शुक्ल पक्ष। इसका सीधा सा मतलब है कि ये महीने का वो हिस्सा है जब आसमान में चांद का आकार ना हर रात बढ़ रहा होता है, यानी अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ का सफर। एकदम सही। लेकिन इसका मेरे या किसी और के रोजमर्रा के काम से क्या लेना देना है? देखिए, यहीं पर ना मनोविज्ञान और प्रकृति का तालमेल आता है। प्राचीन विज्ञान ये मानता है कि जब चांद, जो कि पानी और भावनाओं को नियंत्रित करता है, हाँ। जब वो बढ़ रहा होता है तो वो समय वृद्धि या ग्रोथ और नई शुरुआत के लिए ना सबसे अच्छा माना जाता है। अच्छा, मतलब एक प्राकृतिक मोमेंटम मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये एक प्राकृतिक मोमेंटम है। फिर आती है चतुर्थी तिथि, यानी इस बढ़ते हुए चरण का चौथा दिन। इसके बाद जिक्र है रोहिणी नक्षत्र का। वैदिक ज्योतिष में ना आकाश को 27 हिस्सों या नक्षत्रों में बांटा गया है। हाँ, ये तो सुना है मैंने। तो रोहिणी को स्थिरता, रचनात्मकता और पोषण का प्रतीक माना जाता है। पोषण का मतलब? जैसे किसी बीज को मिट्टी में बोने के लिए जो सबसे उपजाऊ समय होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, तो बढ़ता हुआ चांद हो गया और एक स्थिर नक्षत्र हो गया, और इसके साथ ये सौभाग्य योग और भवकरण क्या है? योग और करण दरअसल सूर्य और चंद्रमा की दूरियों से बनने वाले गणितीय समीकरण है। ओके। अब सौभाग्य योग का तो नाम ही बता रहा है कि ये सकारात्मकता और भाग्य को अपनी तरफ खींचने वाला संयोजन है। हाँ, नाम से लकी लग रहा है। और भवकरण को ना बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड माना जाता है। मतलब काम करने वाला समय। हाँ, यानी ऐसा समय जब इंसान सिर्फ सोचे नहीं बल्कि काम करे। तो अगर हम इन सबको मिला दें, शुक्ल पक्ष, रोहिणी, सौभाग्य और भव, तो ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनता है जो कह रहा है कि आज जो भी नया काम शुरू होगा उसमें स्थिरता रहेगी और प्रकृति की ऊर्जा उसे आगे बढ़ाने में पूरी मदद करेगी। यार, ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है ना? ये सिर्फ दिन को 24 घंटों में देखने के बजाय उसकी क्वालिटी या उसके गुण को देखने का एक तरीका है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत में इसी दिन के भीतर ना समय को बहुत ही सख्त तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, वो टाइमिंग्स दी गई हैं। जैसे इसमें लिखा है कि अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से 12:48 तक है, अमृतकाल सुबह 8:22 से 9:55 तक है, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:32 तक है। ये सारे शुभ समय हैं। हाँ, और फिर एक ऐसा समय आता है जिसे लेकर स्रोत में बहुत चेतावनी दी गई है, राहु काल। हाँ, राहु काल, जो कि सुबह 7:30 से 9 बजे तक है। स्रोत एकदम स्पष्ट कहता है कि इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, अब समय तो समय है, क्या सच में सुबह के 1.5 घंटे कोई खराब ऊर्जा होती है? देखिए, इसे खराब ऊर्जा कहने के बजाय ना अस्त व्यस्त या चुनौतीपूर्ण ऊर्जा कहना ज्यादा सही होगा। अस्त व्यस्त। हाँ, राहु काल के पीछे का दर्शन ही ये है कि पूरे दिन इंसान और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक समान स्तर पर नहीं रहती है। अच्छा।
राहु को हमेशा भ्रम और रुकावटों का प्रतीक माना गया है। तो मुझे ये राहु काल का कंसेप्ट ना शहर के रश आवर ट्रैफिक या फिर एयरपोर्ट के वो जो नो फ्लाई जोन होते हैं ना, हाँ, रश आवर ट्रैफिक एकदम मतलब एकदम वैसा ही लगता है। अगर कोई इंसान सुबह 8 बजे अपनी गाड़ी लेके शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर निकलता है तो वो जाम में फंसेगा ही फंसेगा। बिल्कुल फंसेगा। ये वो समय है जहाँ बस आपको गाड़ी रोकनी है, कोई पॉडकास्ट सुनना है या कॉफी पीनी है और सही समय का इंतजार करना है। सही कहा। और इसके ठीक विपरीत ये जो अमृत काल या अभिजीत मुहूर्त हैं, वो हाईवे पर लगातार ग्रीन लाइट मिलने की तरह हैं। एकदम सटीक तुलना की है आपने। जहां आप पूरी स्पीड से बिना रुके आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, और अगर हम इसे आज के हसल कल्चर या लगातार वो जो काम करते रहने की सनक है ना लोगों में, 24 घंटे काम काम काम, बिल्कुल उसके नजरिए से देखें तो राहु काल एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक उपकरण है। वो कैसे? आज हर कोई एक मशीन की तरह भाग रहा है। राहु काल दरअसल इंसान को पॉज करना सिखाता है। अच्छा, रुकना सिखाता है। हाँ, ये बताता है कि रणनीतिक रूप से रुकना भी ना काम का ही हिस्सा होता है। ये विचार तो वाकई बहुत गहरा है। यानी ये एक तरह का कंपल्सरी ब्रेक है। बिल्कुल। लेकिन हम चलिए समय के इस ढांचे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस बात पर आते हैं कि इस ऊर्जा को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। बताइए। स्रोत के अनुसार क्योंकि ये सोमवार है, इसे भगवान शिव से जोड़ा गया है। आज का शुभ रंग सफेद और हल्का नीला बताया गया है। हाँ, सोमवार के रंग यही होते हैं। और कुछ उपाय भी दिए गए हैं, जैसे शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाना और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना। अब यहाँ मैं थोड़ा उलझ जाता हूँ। क्यों? क्या सच में एक सफेद शर्ट पहनने से मेरा बैंक बैलेंस या मेरा पूरा दिन बदल जाएगा? ये थोड़ा अंधविश्वास या वो जो प्लेसिबो इफेक्ट होता है वैसा नहीं लगता? ये सवाल ना बहुत ही स्वाभाविक है और अक्सर लोग पूछते हैं। हाँ, क्योंकि लॉजिक समझ नहीं आता ना। लेकिन अगर हम रंग चिकित्सा यानी कलर थेरेपी और मनोविज्ञान की बात करें ना, तो हर रंग की अपनी एक अलग वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा। सोमवार चंद्रमा का दिन है जो हमारे मन और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। सफेद और हल्का नीला रंग शांति, शुद्धता और मानसिक स्पष्टता लाते हैं। जैसे अस्पतालों में होता है। एकदम सही। आपने देखा होगा कि अस्पतालों में या जहां बहुत ज्यादा तनाव होता है, वहां अक्सर हल्के नीले या सफेद रंग का ही प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये तो है। तो जब कोई व्यक्ति पंचांग पढ़कर सुबह जानबूझकर सफेद रंग चुनता ना, तो वो सिर्फ कपड़े नहीं पहन रहा होता। तो वो क्या कर रहा होता है? वो असल में अपने अवचेतन मन को यानी सबकॉन्शियस माइंड को शांत रहने का एक सीधा निर्देश या इंटेंशन दे रहा होता है। अरे वाह, यानी वो खुद को दिमागी रूप से ट्यून कर रहा है। बिल्कुल ट्यून कर रहा है। लेकिन फिर ये 108 बार जाप करने का क्या लॉजिक है? मतलब क्या भगवान 107 या 109 बार में नहीं सुनेंगे? देखिए, ये जो गिनती है ना, ये ईश्वर को खुश करने के लिए नहीं है। ये असल में दिमाग को साधने के लिए है। दिमाग को साधने के लिए? हाँ, 108 का अंक वैदिक गणित और खगोल विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम इसे सिर्फ न्यूरो साइंस के नजरिए से देखें ना, तो ये ध्यान केंद्रित करने का एक उपकरण है। एक फोकस टूल की तरह? बिल्कुल। जैसे जिम में हम डंबल उठाकर शरीर की मसल्स को ट्रेन करते हैं ना, हाँ। वैसी 108 बार एक ही ध्वनि जैसे ओम नमः शिवाय को दोहराना दिमाग के लिए मेंटल रेपिटेशंस की तरह है। अच्छा, दिमागी कसरत। हाँ, ये बिखरे हुए विचारों को एक जगह ले आता है। जैसे कंप्यूटर हैंग होने पर हम उसे रीबूट या रीस्टार्ट करते हैं ना, करते हैं। ये मंत्र जाप भी इंसान के दिमाग का रीबूट सिस्टम ही है। जब दिमाग शांत होगा तो वो दिन की चुनौतियों को बेहतर तरीके से ही संभालेगा। यार, ये तो अनुष्ठानों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है ना? मतलब ये सब हमारे ही दिमाग के लिए डिजाइन किया गया था। बिल्कुल। तो चलिए अब हम उस हिस्से पर चलते हैं जिसका हर कोई शायद सबसे ज्यादा इंतजार करता है, राशिफल। हाँ, सबसे पॉपुलर सेक्शन। हमारे स्रोत में सभी 12 राशियों के लिए फलादेश और उपाय दिए गए हैं। अब हम यहाँ पूरी 12 राशियों की लिस्ट की तरह तो नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि वो तो कोई भी इंटरनेट पर देख ही सकता है। हाँ, लिस्ट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसके बजाय हम इसके पीछे के पैटर्न को डिकोड करेंगे। मैंने नोटिस किया है कि स्रोत ने जो उपाय बताए हैं ना, वे हर राशि की समस्या के हिसाब से बहुत ही सटीक और अलग अलग हैं। हाँ, क्योंकि राशिफल केवल कोई भविष्यवाणी नहीं है, वो असल में एक एक्शन प्लान होता है। तो चलिए 2 एकदम अलग तरह की राशियों का उदाहरण लेते हैं। ठीक है। स्रोत के अनुसार वृषभ और वृश्चिक के लिए आज का दिन शानदार बताया गया है। वृषभ यानी टॉरस और वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। हाँ,
उनके लिए जबरदस्त आर्थिक लाभ, सफलता और परिवार में खुशी की बात कही गई है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्हें जो उपाय दिए गए हैं ना, वे बहुत दिलचस्प हैं। वृषभ को सफेद मिठाई दान करने को कहा गया है और वृश्चिक को काली उड़द दान करने को कहा गया। अब सवाल यह है कि अगर उनका दिन पहले से ही इतना अच्छा है तो उन्हें दान करने की क्या जरूरत है? देखिए, यहीं पर ज्योतिष की जो गहरी समझ है ना, वो सामने आती है। वो कैसे? आप खुद सोचिए, जब इंसान के पास अचानक सफलता, पैसा या रुतबा आता है तो सबसे पहले क्या बढ़ता है? उसका घमंड। बिल्कुल, उसका अहंकार या ईगो। हाँ, वो जमीन से कटने लगता है। हाँ, ये तो इंसानी फितरत है। इसीलिए जिन राशियों के लिए बहुत सकारात्मक ऊर्जा या धन लाभ का योग होता है ना, उनके उपाय हमेशा दान और कृतज्ञता से जुड़े होते हैं। अच्छा। दान करना, चाहे वो मिठाई हो या उड़द, इंसान को जमीन से जोड़े रखता है। वाह। ये एक रिमाइंडर है कि जो ऊर्जा या सफलता आपको मिली है उसे समाज में वापस प्रवाहित करना है, ताकि अहंकार हावी ना हो सके। ये तो बहुत ही शानदार लॉजिक है यार। मतलब सफलता को संतुलित करने का एकदम प्रैक्टिकल तरीका। बिल्कुल। अब एक और उदाहरण लेते हैं। कर्क राशि के लिए कहा गया है कि उनका पुराना रुका हुआ काम आज पूरा होगा। कर्क यानी कैंसर। हाँ। और उनके लिए उपाय बताया गया है चावल का दान। ठीक है। अब चावल ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? इसे समझने के लिए ना हमें राशि की प्रकृति देखनी होगी। प्रकृति? हाँ, कर्क एक जल तत्व वाली राशि है जिसका स्वामी चंद्रमा है। ये लोग ना स्वभाव से बहुत भावुक होते हैं। ओके। अब जब इनका कोई काम लंबे समय से रुका होता है तो ये गहरे मानसिक तनाव और उथल पुथल से गुजर रहे होते हैं। हाँ, फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है। आयुर्वेद और वैदिक ज्ञान में चावल को ठंडी तासीर वाला और चंद्रमा से जुड़ा हुआ अनाज माना जाता है। अच्छा, तो चावल का कनेक्शन सीधे मन की ठंडक से है? बिल्कुल। चावल दान करने का मतलब है अपनी मानसिक गर्मी या जो तनाव है ना, उसको शांत करना। ये एक तरह का सिंबॉलिक तरीका है अपने मन को ये बताने का कि देखो अब सब ठीक हो रहा है, शांति से आगे बढ़ो। क्या बात है। यानी हर उपाय का सीधा संबंध उस राशि की मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। एकदम सही। चलिए एक आखिरी उदाहरण देखते हैं, मकर और तुला। मकर और तुला, इन दोनों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण बताया गया है। मकर वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने और बड़े फैसले टालने को कहा गया है। हाँ। और तुला वालों पर काम का भारी दबाव रहेगा, ऐसा लिखा है। ठीक है। और इनके जो उपाय हैं वो हैं शिव मंत्र का जाप और सफेद वस्त्र धारण करना। देखिए, ये दोनों ही राशियां ना आज दबाव में है, चाहे वो काम का प्रेशर हो या फिर स्वास्थ्य का। और जब इंसान की ऊर्जा कम होती है ना, तो उसे कोई भी आक्रामक कदम नहीं उठानी चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। मकर राशि को बड़े फैसले टालने की सलाह दरअसल एक बहुत ही ठोस रणनीतिक सलाह है। जब आप अपनी 100% क्षमता पर नहीं है तो जोखिम मत लीजिए। बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है ये तो। और तुला को सफेद कपड़े पहनने को कहना, जैसा हमने पहले चर्चा की थी, उस भारी दबाव के बीच ना एक कृत्रिम शांति या कामनेस पैदा करने का प्रयास है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये उपाय कोई जादू टोना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इंसान की मानसिक स्थिति को संतुलित करने के लिए बनाए गए अमर बिहेवियरल हैक्स हैं। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, बिहेवियरल हैक्स। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे हजारों साल पहले लोगों ने इन मनोवैज्ञानिक जरूरतों को इतनी बारीकी से समझ लिया था। हाँ, और जो बात इससे और भी ज्यादा रोचक बनाती है ना, वो ये है कि ये प्राचीन ज्ञान अब भोजपत्र या ताड़ के पत्तों पर नहीं लिखा जा रहा है। अरे हाँ, अब तो सब स्क्रीन पर है। बिल्कुल, ये अब पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है और इसकी डिलीवरी का जो तरीका है ना, वो भी पूरी तरह बदल गया है। बिल्कुल, और यही आज की हमारी चर्चा का सबसे दिलचस्प और आधुनिक पहलू भी है। हाँ। हमने तारों और ग्रहों की इतनी गहरी बात की, लेकिन हमारे स्रोत के अंत में जो लिखा है ना, वो पूरी तरह से 21वीं सदी का डिजिटल मंत्र है। डिजिटल मंत्र? हाँ, स्रोत में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में एक अपील की गई है। क्या लिखा है? मैं पढ़कर सुनाता हूँ। हाँ। लिखा है, दोस्तों, अगर आपको आज का राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। youtube.com/@भक्ति-की-शक्ति-4771। रोजाना सटीक राशिफल पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव। ये वाक्य ना अपने आप में एक पूरा समाज शास्त्रीय अध्ययन है। मुझे तो ये सोचकर इन्हें एक ही समय पर हंसी भी आती है और हैरानी भी होती है। क्यों? कि कैसे अभिजीत मुहूर्त और शुक्ल पक्ष जैसी वो हजारों साल पुरानी खगोलीय गणनाएं अब YouTube के बेल आइकन, लाइक बटन और कमेंट बॉक्स के मोहताज हो गई हैं। हाँ, ये तो है। ये प्राचीन ज्ञान का एकदम नया अवतार है। पहले लोग पंडित जी के पास जाकर दक्षिणा देते थे, अब वे सब्सक्राइब बटन दबा रहे हैं। और आप देखिए ना, सिर्फ जानकारी बांटने का तरीका नहीं बदला है, बल्कि इसने भक्ति का जो स्वरूप था ना, उसे ही बदल दिया वो है। कैसे बदल गया? जब स्रोत ये कहता है कि कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें,
तो सतह पर ये सिर्फ YouTube के एल्गोरिदम को फीड करने या वीडियो की रीच बढ़ाने का एक तरीका लग सकता है। हाँ, मुझे भी पहले यही लगा कि बस एंगेजमेंट बढ़ाने की ट्रिक है। लेकिन अगर आप गहराई में देखें तो ये एक डिजिटल समुदाय बनाने का बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। समुदाय मतलब कम्युनिटी, वो कैसे बन रही है? सोचिए, कोई व्यक्ति सुबह उठता है, वीडियो देखता है, फिर वो कमेंट सेक्शन में जाता है और टाइप करता है वृश्चिक राशि और आगे लिखता है हर हर महादेव। ये आज के समय का ना वर्चुअल मंदिर में हाजिरी लगाने जैसा हो गया है। अरे हाँ, जब वो इंसान देखता है कि ठीक उसी समय हजारों अन्य लोग भी अपनी राशियां लिख रहे हैं, एक ही तरह का मंत्र टाइप कर रहे हैं, तो उसे एक गहरा मनोवैज्ञानिक सुकून मिलता है। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग। बिल्कुल, उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है, वो एक बहुत बड़े समूह का हिस्सा है जो एक ही तरह की ऊर्जा और एक ही विश्वास को साझा कर रहा है। मतलब ये एक तरह का सामूहिक अनुष्ठान या कलेक्टिव रिचुअल बन गया है। एकदम सही। मंदिर की घंटी बजाने की जगह अब उस बेल आइकन ने ले ली है। और ये जो लिंक दिया गया है @भक्ति की शक्ति 4771, हाँ, ये किसी प्राचीन गुरु के दूर-दराज आश्रम का पता नहीं है। ये एक डिजिटल पता है जो 24 घंटे सातों दिन खुला रहता है। बिल्कुल खुला है। ये ज्ञान का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण है यार, जहां कोई भी इंसान चाहे वो दुनिया में कहीं भी बैठा हो, बस एक क्लिक से इस ब्रह्मांडीय कैलेंडर का हिस्सा बन सकता है। एकदम ठीक कहा आपने। ये तकनीक और आध्यात्म का वो चौराहा है जहां आज का इंसान अपनी शांति और दिशा खोज रहा है। तो अगर हम 23 मार्च 2026 के इस राशिफल और पंचांग की इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें, तो हमारे सामने कुछ बहुत ही स्पष्ट और गहरी बातें निकल कर आती हैं। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि समय कभी भी एक समान या न्यूट्रल नहीं होता। पंचांग हमें सिखाता है कि हर समय का अपना एक रंग और अपना एक स्वभाव होता है। नाहुकाल जैसी अवधारणाएं हमें लगातार बस भागते रहने की बीमारी से बचाती हैं और हमें सही समय पर रुकने की रणनीति सिखाती हैं। और दूसरी बात ये कि चाहे कोई भी राशि हो, सफलता मिलने पर दान करके जमीन से जुड़े रहना या फिर दबाव के समय सफेद रंग पहनकर और मंत्र जपकर खुद को शांत करना, ये सब असल में इंसान के मन को एकाग्र करने के बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक टूल हैं। ये सिर्फ भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रख के बैठना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों और अपनी मानसिक स्थिति को एक सही दिशा देना है। बिल्कुल सही कहा। हमने शुरू में बात की थी कि कैसे आधुनिक डिजिटल कैलेंडर बहुत ही मशीनी होते हैं। मीटिंग है या नहीं है, बस ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, बस टाइम स्लॉट्स। लेकिन इस ब्रह्मांडीय कैलेंडर में गहराई है, रंग है और एक तरह का ठहराव भी है। बिल्कुल है। तो आज की ये डीप डाइव खत्म करने से पहले हम सब के लिए और विशेष रूप से सुनने वालों के लिए मैं एक विचार छोड़ के जाना चाहूंगा। बताइए। ब्रह्मांडीय ग्रहों और तारों की चाल पर आधारित होते हैं जो हमसे लाखों मील दूर हैं। हाँ। लेकिन जरा सोचिए, हम आज के इस डिजिटल युग में जब हजारों या लाखों लोग एक ही YouTube चैनल से जुड़ते हैं, एक ही वीडियो देखते हैं और एक ही समय पर एक जैसे उपाय करने का संकल्प लेते हैं। मेरा मतलब है कि सोचिए, हजारों लोग एक ही पल में सफेद मिठाई दान कर रहे हैं या एक ही क्षण में अपनी स्क्रीन पर देखकर हर हर महादेव टाइप कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी ऊर्जा है। तो क्या इंसान अपनी इस विशाल और सामूहिक डिजिटल ऊर्जा से, अपने इस अटूट विश्वास से ब्रह्मांड के इस विशाल कैलेंडर को थोड़ा बहुत खुद ही प्रभावित नहीं कर देता? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम सिर्फ समय की लहरों पर बहने वाले यात्री हैं, या हम सब मिलकर एक ही समय पर एक ही विचार सोचकर उस लहर की दिशा को भी बदल सकते हैं? बहुत ही गहरा सवाल है ये।